हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है साक्षी अग्निहोत्री और मैं हूं आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मेंटोर। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, और मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने हिस्ट्री भी 2 साल कोर करिकुलम में पढ़ी है। और अभी मैं जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटी विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। तो आप विश्वास मान करके चलिए कि एक ऐसा इंसान ही आपको पढ़ाएगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है। लास्ट बैच में भी मैंने पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं आपके सीनियर्स के, जो कि अभी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, आरआईज़ में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। लाइक एनसीटी में आपके 28 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 25 में से 25 क्वेश्चन बनाए थे और 25 में से 25 सही भी किए थे। तो नेक्स्ट बारी आपकी हो सकती है, बस विश्वास मान करके चलिए और बने रहिए एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होता है एनसीटी के पेपर के लिए और पेपर का पैटर्न क्या होता है। आप किसी भी पेपर के लिए अपीयर करने अगर जा रहे हैं तो उसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान करके चलिए कि सिलेबस जो है वो की है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। आपको एकदम याद होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दी जाएंगी। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और आपको जो भी डाउट्स हों आप एकदम अच्छे से कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी जेन्युइन डाउट्स होंगे मैं सबका जवाब देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। जैसा मैंने बताया कि 28 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, तो 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आप पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाएं कि 28 में से मैं कौन से 3 क्वेश्चन छोड़ूं। 28 के 28 क्वेश्चन आपको आने चाहिए हैं, ठीक है। टाइम आपको 180 मिनट्स का मिलता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये 180 मिनट्स आपको 28 क्वेश्चन के मिल रहे हैं। 180 मिनट्स ओवरऑल पेपर के लिए आपको दिया जाता है। एनसीटी की बात करें तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको अपने लिए सिलेक्ट करने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस जनरली एक इजी डोमेन कंसिडर किया जाता है। टोटल मार्क्स है पेपर का 640। सही क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत किया तो वहीं पर एनटीए जो है आपका -1 नेगेटिव मार्किंग कर देगा। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन का अगर टाइप बताऊं तो वैसे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एनटीए को पूछने चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न एनालाइज करें तो मान करके चलिए 70 से 80% क्वेश्चन आपको फैक्चुअल दिखेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए हैं, है ना। मैचिंग में भी है अगर वो, या असर्शन रीजन में भी है तो डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए हैं। और बाकी के 20-30% जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर डिपेंड करते हैं, और यही क्वेश्चन है जो आपको आर या पार लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सिलेबस डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ना ये भी डाउट रहता है कि हमें डोमेन के लिए, डोमेन पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या हमें 11th की भी बुक पढ़नी है या हमें सिर्फ 12th की बुक पढ़नी है। आधे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो मैं आपको क्लियरली स्टेट कर दूं कि पॉलिटिकल साइंस डोमेन के लिए आपको क्लास 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी है। 2 बुक्स आती हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी में। एक है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। तो 1947 के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थिति कैसी रही, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में विभाजन हुआ, विभाजन की क्या प्रक्रिया थी, विभाजन के बाद क्या दुष्परिणाम हुए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले चुनाव हुए, उसके बारे में कौन सी पार्टी जीती, कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक वर्चस्व देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में, उसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। फिर कैसे धीरे धीरे जो है इश्यूज राइज होना शुरू होते हैं, ओबीसी से रिलेटेड इशू राइज होते हैं, दलित पॉलिटिक्स कैसे शुरू होती है, रीजनल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ एक चिपको आंदोलन वगैरह देखने को मिलता है, अपिक्को मूवमेंट देखने को मिलता है। उन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में इस वाली बुक में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी इंडिया की बुक, ठीक है। अब इंडिया की तो बात हो गई भाई, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा विश्व की तरफ। तो जो दूसरी वाली बुक है ये है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की परिस्थिति कैसी चल रही है जिस समय, इसी टाइम पीरियड से 1947 के बाद से इंडिया को तो मिल गई इंडिपेंडेंस, उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उस समय वर्ल्ड में चल रहा है शीत युद्ध का दौर। यूएसए और यूएसएसआर
दोनों आपस में सामने सामने से नहीं लड़ रहे, लेकिन लड़ाई जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो इस बुक में हम बहुत डिटेल में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आसियान हो गया, आपका सार्क हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट नैम हो गया, अब तो खैर वो ठंडे बस्ते में पड़ा है बट स्टिल हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटीज पढ़नी है। बेटा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप ये मान के चलिए जो हम पढ़ाएंगे आपको क्लास में, आप बैच लीजिए श्योर सिलेक्शन बैच, जो भी हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं सारी पीपीटीज जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके ही बनाती हूँ। तो एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट रिसोर्स फॉर दिस पेपर। ठीक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सीयूईटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से जाकर के। यहाँ पर यूजी, पीजी, सीएचएस, एनसीटी, बीएड सबकी तैयारी होती है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके और डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर और शुरुआत करेंगे बुक नंबर 1 से, जो कि है भारत की राजनीति के बारे में। अच्छा, भारत को दरअसल आजादी मिली 1947 में। तो 1947 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चलती है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 1 दिया गया है वो इसमें यूनिट नंबर 2 में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ से देखिए, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो ऐसा नहीं है कि आजादी मिलने के बाद देश रंगीला रंगीला जैसे गाने बज रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी थी। भारत जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान जो है वहां से विभाजन होकर के निकलता है। पाकिस्तान में भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, आज जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो 1971 में बना था। पहले वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो किस तरह से विभाजन होता है, पॉपुलेशन किस तरह से इधर से उधर शिफ्ट होती है, लगभग 20 लाख लोगों का विस्थापन होता है, इधर से उधर लोगों को जाना आना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए, उन चैलेंजेस की बात करेंगे। मुख्यतः मैं आपको बताऊं, 3 चैलेंजेस हमारे सामने आए थे हमारी आजादी के बाद। सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम किस तरह से एक यूनिफाइड राष्ट्र क्रिएट करेंगे, एकीकृत राष्ट्र क्रिएट करेंगे। भाई विभाजन हो चुका है, बहुत सारी प्रांतों और रियासतों में भारत बटा हुआ है, तो किस तरह से हम भारत में एकीकरण करेंगे। दूसरा हमारे सामने चैलेंज आया कि किस तरह से हम भारत में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और तीसरा चैलेंज हमारे सामने आया कि हम किस तरह से भारत में विकास करेंगे। तो जो दूसरा चैप्टर है आपका, वो इसी चीज के साथ डील करता है कि किस तरह से हम भारत में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन किस तरह से होगा, किस तरह से राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन होगा, फजल अली आयोग आती है, बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना डिस्कस करने चले तो 4-5 घंटा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सबसे पहली बार भारत में 1952 में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कौन करवाता है? आपका चुनाव आयोग। सुकुमार सेन बनते हैं आपके पहले इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो 1952 के इलेक्शंस कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस एकदम बम्पर तरीके से 1952 के इलेक्शंस जीतती है, 1957 के भी इलेक्शंस जीतती है। लगातार हमें 3 चुनावों में कांग्रेस का एक पार्टी प्रभुत्व देखने को मिलता है। सारे इलेक्शन कांग्रेस जीत रही है। स्टेट असेंबली वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यों वाले, उसमें भी हमको कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो दूसरा जो चैप्टर है वो आपका बताएगा कि भारत में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का सेटअप होता है, किस तरह से लोकतंत्र भारत में आता है। तो पहली जो है चुनौती हो गई हमारी, ठीक है, यूनिफाइड इंडिया हमने क्रिएट कर लिया, लोकतंत्र हमने अच्छा कर लिया। अब हम देखेंगे कि भारत में विकास की राजनीति किस तरह से हो रही है। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। प्लानिंग मॉडल, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, भारत में किस तरह से 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग आपका बनाया जाता है। सस्पेंशन बीच में कुछ टाइम के लिए। अच्छा देखिए, बहुत काम एक लंबे समय तक करेंगे तो इंसान थक जाएगा, तो यही काम इन लोगों के साथ भी होता है। बहुत पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और फिर बीच में क्या ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, प्लान हॉलीडे ले लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति होती है भारत में किस तरह से। इसी में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अमूल आता है, वर्गीज कुरियन का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है।
अच्छा, अब हो गई बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स की बात। हमने देख लिया कि भारत में यूनिफाई किस तरह से किया, राज्यों का गठन पुनर्गठन कैसे किया, लोकतंत्र की स्थापना कैसे की, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, विकास कैसे किया। अब हम भारत के विदेशी संबंधों की बात करेंगे। अच्छा, नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वो अपने खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमको भारत की फॉरेन पॉलिसी में। तो किस तरह से भारत अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करता है, नेहरू जी की क्या फॉरेन पॉलिसी रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है 1962 में। जिस समय इंडिया की आज़ादी हुई उस समय इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, और चाइना ये एलिगेशन लगाता है भारत के ऊपर कि भारत जो है वो एंटी चाइना गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, तिब्बत से आए दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी है। तो इन सभी ग्राउंड्स के चलते चाइना जो है वो इंडिया पे वॉर कर देता है। तो 1962 का वॉर किस तरह से होता है उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ भी हमारे बहुत युद्ध हुए हैं, ठीक है, अच्छे खासे युद्ध हुए हैं, हालांकि सब हम ही जीते हैं, बट पाकिस्तान के साथ भी जितने युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1965 वाला, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद का समझौता साइन करने गए थे। 1971 वाला, इसको बांग्लादेश वॉर भी बोला जाता है, इसके बाद बांग्लादेश बना था। इंदिरा गांधी गई थी शिमला एग्रीमेंट साइन करने, ठीक है। एक 1999 वाला भी देख लेंगे जिसको कारगिल वॉर बोला जाता है, ठीक है। फिर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, भारत कैसे अपनी परमाणु शक्ति को डेवलप करता है उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में पोखरण राजस्थान में होता है, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1999 में होता है, ठीक है। तो इंडिया किस तरह से अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अब एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो गई, अब फिर से आ जाए वापस, है ना, भारत के राजनीतिक स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या देखा, कांग्रेस का भाई वर्चस्व चल रहा था, कांग्रेस इधर इलेक्शन जीत रही है, भाई उधर इलेक्शन जीत रही है। अच्छा, बहुत क्या होता है ना कि एक चीज़ अगर बहुत लंबे समय तक अच्छी चल रही हो फिर उसकी फील्डिंग सेट होती है ना, फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर आती है। तो अब हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो सिस्टम चल रहा था, कांग्रेस की जो प्रणाली चल रही थी, कांग्रेस का जो वर्चस्व चल रहा था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या क्राइसिस आता है, और उसका रिस्टोरेशन कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि चैलेंज आया तो ठीक नहीं होगा, चुनौती आएगी लेकिन उस चुनौती को हम ओवरकम भी करेंगे। तो हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो वर्चस्व चल रहा था उसको क्या क्या चुनौतियां मिली, और उन चुनौतियों को कांग्रेस प्रणाली ने किस तरह से उसकी पुनर्स्थापना की, है ना, किस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना सिस्टम है, उसको रीस्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा उनका टेन्योर चल रहा होता है, लेकिन ताशकंद का समझौता साइन करने जाते हैं और उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस में ये होता है कि अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ये दो एकदम टफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं कि भाई किसको बनाएं किसको बनाएं किसको बनाएं। फाइनली इंदिरा गांधी जी जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही, अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है इंडियन पॉलिटिक्स में, इस समय बहुत सारे विरोधी दल जो हैं वो राइज करने लगते हैं। क्या इसके पहले विरोधी दल नहीं थे? नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जितने शक्तिशाली नहीं थे, कांग्रेस जितनी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड नहीं थी उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन इस अराउंड पे हम देखते हैं कि जो बाकी विरोधी दल हैं वो भी धीरे धीरे करके उभरने लगते हैं और मिल जाते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट इलेक्शंस में क्या हुआ, एक इंडिया अलायंस बनाया गया जिसमें सारा विपक्षी दल जो है, भले ही उनकी आइडियोलॉजी एकदम अलग हो, भले ही बाहर जा करके जो है एक जो है वो दूसरे को गाली दे रहा हो, लेकिन साथ में मिल गए। क्यों? बीजेपी के अगेंस्ट, है ना। उसी तरह से उस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस इकलौती डोमिनेंट पार्टी थी, तो उसके अगेंस्ट सारे विरोधी दल आकर के मिल गए और इसको बोला गया एंटी कांग्रेसिज्म। ठीक है, इसको क्या बोला गया? एंटी कांग्रेसिज्म। राम मनोहर लोहिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एंटी कांग्रेसिज्म का। तो क्या है गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस विरोध, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कांग्रेस टूट जाती है। हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी और उनके इंटरनल पार्टी लीडर्स जो हैं
घनघोर पॉलिटिक्स चल रही होती है ना। वो कह रहे होते हैं हम कांग्रेस का असली हिस्सा हैं, इंदिरा गांधी कह रही होती है नहीं हम कांग्रेस का असली हिस्सा हैं, और ऐसे करते करते कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। तो कांग्रेस में स्प्लिट कैसे हुआ और फिर उसका पुनर्गठन किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कांग्रेस 1971 का चुनाव जो है भारी भरकम वोटों से जीतती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ का स्लोगन भी देती हैं इस टाइम पे। जो विपक्षी दल हैं, ये जो एंटी कांग्रेसिज्म वाले हैं, कांग्रेस विरोधी हैं, ये स्लोगन देते हैं इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी उसके जवाब में स्लोगन देती हैं गरीबी हटाओ। एक और बहुत पॉपुलर स्लोगन है, मैं आपको बताते हुए चलूं, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन है जय जवान जय किसान। तो उसी तरह इंदिरा गांधी जी का स्लोगन क्या है, गरीबी हटाओ। अच्छा, अब भाई इंदिरा गांधी जी के पास अथाह पावर आ चुकी है, कांग्रेस को लग रहा है अब तो हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, पावर का मिसयूज करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से संकट आ जाता है। ये दौर होता है इमरजेंसी का, ठीक है, आपातकाल का। आप सभी को पता होगा कि भारत में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, अक्सर इस पे डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अपोज करते हैं। अब ये एक्चुअली क्या था, कैसे लगा, क्यों लगा, कब लगा, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, इसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, इन सभी चीज़ों को डिबेट के फॉर्मेट में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंश्योर करके चलिए कि कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो हम पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है, इमरजेंसी किस तरह से लगी, नवनिर्माण मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय गुजरात और बिहार में, जयप्रकाश नारायण जी किस तरह से एक लोकप्रिय नेता बन के उभरते हैं इस टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसी टाइम पे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से उनकी आकांक्षाएं उठने लगती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से अक्सर ये होता है कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए। इसी तरह से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की बात करें, जो 7 सिस्टर्स वाला स्टेट है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया है, त्रिपुरा वगैरह वाला, यहाँ से जो है अलग होने के मूवमेंट्स, अलगाववादी आंदोलन शुरू होते हैं। और किस तरह से राजीव गांधी की सरकार में भी इनको कंट्रोल करके इनके साथ पैक्ट साइन करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, हर स्टेट अगर बोलने लगेगा कि भाई हमको अलग होना है, हमको अलग राज्य बना दो, तो नहीं ना किया जा सकता है। क्या होगा कि जो मेन लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो लीडर है वो जा करके वहाँ पे नेगोशिएशन करेगा, कोई शांति की संधि साइन करेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मिजोरम में ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। इन अलगाववादी आंदोलनों के नेता थे लालडेंगा, ठीक है, जिन्होंने बनाई मिजो नेशनल फ्रंट। उनके साथ जाकर के समझौता करते हैं राजीव गांधी, जिसको राजीव गांधी लालडेंगा अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको मैं ये सारी चीज़ें, क्यों हुआ अलगाववादी आंदोलन, कौन कौन इसके नेता थे, किस तरह से हुआ, मैं ये सब समझाऊंगी, ठीक है। तो रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। अकाली दल पार्टी जो सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है, 1920 में किस तरह से अकाली दल बनती है, और भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में भी द्रविडियन मूवमेंट चल रहा होता है कि उनको एक अलग द्रविड़ प्रदेश चाहिए। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा होता है। तो इन सारे क्षेत्रीय मूवमेंट्स की हम बात करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक अपसर्ज देखने को मिलता है, कोलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति। इसमें क्या है भाई, अगर आइडियोलॉजी अलग भी है, विचारधारा अलग भी है, एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते, लेकिन सरकार बनानी है तो क्या कर लेंगे, गठबंधन बना लेंगे। गठबंधन क्या होता है कि दो पार्टियां जिनके पास, एक पार्टी के पास थोड़े वोट हैं, एक पार्टी के पास थोड़े वोट हैं, लेकिन किसी के पास इतने वोट नहीं है कि वो बहुमत सिक्योर कर सके, तो वो क्या करेंगे, साथ में आएंगे और साथ में जो है पावर में आ जाएंगे, साथ में सरकार बनाएंगे। तो इस समय पे हमको कोलिशन पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, यानी कि गठबंधन की राजनीति भी देखने को मिलती है। अच्छा, इसी टाइम पे बीजेपी का भी राइज होता है, अयोध्या वाला इशू भी स्टार्ट हो जाता है ना, और बहुत सारे दलित पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी हमें इस टाइम पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद रीसेंट इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उसकी भी हम बात करेंगे। मंडल मुद्दा क्या था, ओबीसी पॉलिटिक्स किस तरह से आई, राम मंदिर का क्या इशू था, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है किस तरह से, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है,
और अभी की पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है। जैसे अभी अगर आप देखें तो 3 टर्म से बीजेपी आ रही है लगातार, हालांकि रिसेंटली देखने को जैसा मिल रहा है, उम्मीद तो नहीं है अगले टर्म में आने वाले हैं, बट लेट्स सी कैसा होता है आगे। रिसेंट टाइम पे चीज़ें कैसी चल रही हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स की भी डोज आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की भी आपको बीच बीच में न्यूज़ मिलती रहेगी। चलिए अब हम दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। जिस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसी समय विश्व में क्या चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस समय की बात करें तो 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, आप सभी को पता होगा। इसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। शीत युद्ध क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडी में लड़ रहे हैं तो शीत युद्ध बोल दिया, नहीं। इसका मतलब है कि 2 पार्टी हैं वो आमने सामने आके नहीं लड़ रही, पीठ पीछे लड़ रही हैं, ठीक है, मतलब कंपटीशन करके लड़ रही हैं, स्पेस वॉर कर रही हैं, या किसी को मोहरा बना करके लड़ रही हैं। तो 2 उस समय पार्टीज थी, एक थी आपकी यूएस, ठीक है, अमेरिका आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा था आपका यूएसएसआर सोवियत संघ। तो ये दोनों जो हैं ये बड़ी पावर्स थी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी, ठीक है। अगर सामने सामने से हमला करने जाएंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये लोग आमने सामने हमला ना करके प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे थे, छद्म युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तो हालांकि आपके सिलेबस से अब रिमूव हो चुका है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस बुक को, जब रशिया जो है, जब यूएसएसआर जो है आपका जो सोवियत संघ है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध में यूएस था और यूएसएसआर था। अब अगर यूएसएसआर टूट गया तो आपका क्या बचा, एक ही पार्टी तो बची, तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया है ना। लड़ाई कब होगी, जब 2 लोग होंगे, एक अगर भाग के चला जाएगा तो अकेला इंसान किससे लड़ेगा, है ना। तो बहुत लंबे समय तक हमको यूएस का डोमिनेंस, यूएस का प्रभुत्व भी देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। अच्छा, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रशिया निकल करके आता है एज अ स्टेट, किस तरह से यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ का विघटन क्यों होता है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाइपोलैरिटी, 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता क्या थी, एक ध्रुव था आपका यूएस जो लड़ रहा था और दूसरा ध्रुव था यूएसएसआर। अब ये यहाँ से खत्म हो गया, तो जो 2 ध्रुवीयता है वो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय तक हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे करके आप इसको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेट करके चलिए, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे करके विरोधी दल उभरने लगते हैं। उसी तरह से बहुत लंबे समय तक यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है, धीरे धीरे करके और भी पावर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जैसे कि चाइना, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि जापान, और अभी रिसेंट में देखें तो इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स क्या हैं, वैकल्पिक केंद्र क्या हैं आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के, इसमें हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैस्ट्रिच की ट्रीटी से बना था आपका यूरोपियन यूनियन, किस तरह से बना, कितने देश हैं इसमें, कितना पावरफुल है, ये सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूरो इसकी जो है मुद्रा है, ठीक है। और यूरोपियन पार्लियामेंट भी आपको देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा इसका मुद्दा भी उठा था, जॉर्जिया मेलोनी जी जो हैं वो कह रही थी कि यूरोपियन यूनियन का सारा कामकाज जो है आप आके इटली में शिफ्ट कर लो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। आसियान के बारे में हम देखेंगे, आसियान में 10 देश हैं आपके, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया के रिलेशंस इस समय चाइना के साथ कैसे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 1962 में तो वॉर हो जाता है हमारा चाइना के साथ, बट धीरे धीरे करके इंडिया अपने रिलेशंस चाइना के साथ सुधारने की कोशिश करता है। अभी अगर आप करंट कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा देखें तो जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाया तो इनडायरेक्ट तरीके से चाइनीज़ मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं चाइना के साथ, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, ग्लोब की बात हो गई, अब थोड़ा सा इंडिया के आसपास की जगह देखते हैं। तो साउथ एशिया किस तरह से चल रही है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि जिस समय शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय साउथ एशिया कैसे चल रही थी। साउथ एशिया सिंपल समझिए, इंडिया और उसके आसपास के देश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
बांग्लादेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चाइना इसमें नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है साउथ एशिया में, बट वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता, वो एशिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया वाला जो पूरा पोर्शन है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये वाला जो एरिया है, अपने नेबर्स वाला एरिया है, यहाँ पे क्या चल रहा था। अच्छा, नेपाल की बात करें तो नेपाल का दरअसल थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। हमारा एक पेपर था BHU में 5th सेमेस्टर में, जिसमें हमको नेपाल की पॉलिटिक्स पढ़नी थी। पूरा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। भाई साहब, आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उनको नेपाल की पॉलिटिक्स पढ़ाओ, ठीक है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाता है, वहाँ पे राजा आ जाते हैं, फिर राजा को कोई मार देता है आकर के, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हटता है, फिर राजा आते हैं, फिर वो हटते हैं, फिर कुछ होता है। तो इसी तरह का पूरा सिस्टम वहाँ पे इतनी बार, इनफैक्ट जो इस समय नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2015 में अडॉप्ट किया गया था। आप सोचिए कितना रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा तो जाने कब से चल रहा है ना। तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत इनस्टेबल है। पाकिस्तान की बात करें तो वो तो एक रोग स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे तो चल ही रहा है, बस वो बस चल रहा है, ठीक है, उसको हटाओ, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है इधर पे, ठीक। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे तो भाई तालिबान गवर्नमेंट है ना। उसके बाद आप बांग्लादेश को देखेंगे तो वो 1971 में बना। कुल मिलाकर के हमको पढ़ना है कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनमें किस तरह से सिस्टम चल रहा था 1945-47 के बाद वाले टाइम पीरियड पे। अच्छा, ये लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं साउथ एशिया वाले, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सार्क। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका नाम सेम है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। मतलब हम दक्षिण एशिया में किस तरह से क्षेत्रीय कॉपरेशन मेंटेन करेंगे, हम लोग आपस में व्यापार करेंगे, फ्री संधियां करेंगे, इस तरह से। अच्छा, खैर अभी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने ख़राब हैं कि इंडिया जो है वो सम्मेलन सार्क का नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक 2014 में सार्क का आखिरी सम्मेलन हुआ था। अब सोच लीजिए कब से सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ। सार्क से ही मुझे याद आया, नई दिल्ली में भारत में एक यूनिवर्सिटी है, साउ बोला जाता है उसको, इसका एंट्रेंस होता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इसमें जो है 7 देश, जो सार्क के 7 देश हैं, उन 7 देश के बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रिसेंट सार्क का बिहेवियर दिख रहा है, क्या पता अगले 10 साल में ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ना करे। हम और आप यही हैं, देखा जाएगा जैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। साउथ एशिया देख लिया, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कोई ऐसी संस्था है जो वैश्विक लेवल पर एग्जिस्ट करती है? तो हाँ है, और वो वैश्विक लेवल पर एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका बनता है। जो आपने सुना होगा यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब इसी की एजेंसियां हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत सारे अंग हैं, जैसे जनरल असेंबली, महासभा वगैरह हो गया, ठीक है। सुरक्षा परिषद जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, जिसमें 5 सदस्यों को वीटो पावर दी गई है आपके, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस समय जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस साहब। हालांकि इसको बनाया गया है शांति के लिए। अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, में भी बहुत सारे लोग इस पर डिसएग्री भी करें, बट ये कोई काम नहीं करता। आप देखिए अभी इस समय विश्व में कम से कम 40 से 50 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। आप इजराइल हमास को देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान इधर से कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन उसमें यूएन का क्या हाथ है? मैं बताती हूँ क्या हाथ है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना कि वी वांट पीस, हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए काम क्या करना पता नहीं। चलिए नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। इस समय अगर आप देखें समकालीन विश्व में सुरक्षा कैसी है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आप सिक्योरिटी, अगर मैं और आप बात करें तो सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे कि किसी से सुरक्षा, है ना, कोई हमारे अगेंस्ट वॉर ना करे। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गैर पारंपरिक सुरक्षा, जैसे कि भूख से सुरक्षा, गरीबी से सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा। तो सुरक्षा के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो सुरक्षा लिए काम करती हैं? भारत में अगर बात करें तो नक्सलिज्म जो है वो भी एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है ना। तो जितने भी सुरक्षा के मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, न्यू डायमेंशंस क्या है सिक्योरिटी की, कौन सी ऐसी संधियां हुई हैं जो सिक्योरिटी से, सुरक्षा से रिलेटेड हैं, वैश्विक सुरक्षा से रिलेटेड हैं,
अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि रशिया और यूएस जो है एक शांति वार्ता के लिए मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी उसका क्या परिणाम आता है। वो भी एक तरह की डायमेंशन है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सारी चीज़ों को हम करंट इश्यूज से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा भाई पर्यावरण की भी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि ब्राज़ील में एक क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन होना है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसका एक बहुत बड़ा सा एरिया पेड़ों का काट दिया। अब आप सोचिए बातचीत क्या करनी है, क्लाइमेट चेंज की, और कर क्या रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। कुछ नहीं करते, ये सब कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जा करके वहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं और क्या ही होता है। तो अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट कैसा है विश्व राजनीति में, इन्वायरमेंट का क्या रोल है। भाई पर्यावरण बहुत ज़रूरी है ना। पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए हैं वैश्विक स्तर पर, उन सारे सम्मेलनों की बात करेंगे हम। जैसे अगर आप देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ट्राइबल लोगों की बात भी करेंगे थोड़ा, जो मूलवासी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो कैसे हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे भारत में देखें तो अंडमान निकोबार साइड सेंटिनलीज लोग रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उसको नो कॉन्टैक्ट जोन बना दिया है कि वहाँ पे अगर कोई भी जाता है तो वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, आपको जेल भी हो सकती है। तो जो मूलवासी हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक दरअसल आप पूछिएगा नहीं, पुराने वीडियोस में जाकर के देखिएगा, बच्चों ने कमेंट किया है। मैंने पेपर से पहले एक एमसीक्यू का सेशन लिया था, उसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन के 2 क्वेश्चन कराए थे। उससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम विद ऑप्शन वैसा ही पेस्ट कर दिया था जो है एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब तक मैं ग्रेजुएशन में आ गई थी तब तक मैंने पढ़ा तो बहुत था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बट मुझे उतना अच्छे से आइडिया नहीं था कि होता क्या है। और आई एम श्योर बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत शायद आइडिया भी हो, बट उतने डिटेल में आपको नहीं पता होगा। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, विश्व में किस तरह से ये काम करता है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों हो रहा है भाई, और हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वैश्विक लेवल पर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कि कितना है भाई, कितना सिलेबस है, सिलेबस ही बताती रहेंगी क्या? तो नहीं, अब आपका सिलेबस हो चुका है समाप्त। तो कुल मिलाकर के बात बस इतनी सी है कि आपको पढ़ना है इंडिया के बारे में 1947 से लेकर के अब तक, और वर्ल्ड के बारे में 1947 से लेकर के अब तक जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन लेना है, आई वुड से गो फॉर इट। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो इजी है, ये तो एक फैक्ट है। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि दिस इज़ लाइक ड्रामा, है ना। परमानेंट कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है। हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और क्लासेस में मैं आपको यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग बैच ले लीजिएगा ताकि बैकलॉग्स ना हो पाएँ, वरना फिर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम बताइए अब जो है हमारे 20 लेक्चर छूट गए हैं, 30 लेक्चर छूट गए हैं, अब हम कैसे कवर करें। अब मैं उसमें क्या ही बता सकती हूँ आपको, है ना। तो अगर आपको ये देखना हो कि किस तरह से क्लासेस चलती हैं तो आप पुराने वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है वो पढ़े हुए हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय।